नमस्कार दोस्तों, मैं भावना प्रीतवानी स्वागत करती हूँ आपका मेरे YouTube चैनल मी एंड LIC में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं LIC का बेहतरीन प्लान जो है जीवन अक्षय प्लान। जीवन अक्षय प्लान एक प्रकार से एन्युइटी प्लान है। दोस्तों, इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें क्योंकि इस प्लान का कंपैरिजन प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट से किस तरीके से बेटर है, यह भी मैं लास्ट में बताने वाली हूँ। इस प्लान की सारी ही जानकारी मैं आपको बहुत अच्छे से देने वाली हूँ, इसलिए रिक्वेस्ट है कि लास्ट तक आप इस वीडियो के साथ बने रहें। अभी तक आपने अगर मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। शुरू करते हैं हम आज का प्लान वीडियो जीवन अक्षय प्लान का। ठीक है, उससे पहले हम डिस्क्लेमर ले लेते हैं कि ये जो भी वीडियो है मेरा एजुकेशन पर्पज से है। देखते हैं LIC के जीवन अक्षय प्लान के बारे में। तो प्लान 857 जो LIC का जीवन अक्षय प्लान है 7, ये रीअमेंड हुआ था, यानी इसका मॉडिफाइड वर्जन जो है V04 वो 28 फरवरी 2023 से आया था। इस प्लान के बेसिक डिटेल्स कुछ इस प्रकार से हैं कि ये इमीडिएट एन्युइटी प्लान है। इमीडिएट एन्युइटी प्लान यानी दोस्तों इमीडिएट पेंशन प्लान है। जैसे ही आप अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, जैसे भी आप प्रीमियम देते हैं, प्रीमियम देने के तुरंत से ही आपका जो पेंशन है इस प्लान में स्टार्ट हो जाता है। ये जो एन्युइटी प्लान है ये गारंटीड फॉर लाइफ टाइम है। इसका मतलब है दोस्तों, अगर आप कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसकी जीवन पर्यंत जो गारंटी है इंटरेस्ट की या प्रॉफिट की, वो एक जैसी नहीं रहती। जैसे आप बैंक में इन्वेस्ट करते हैं तो जैसे ही पीरियड चेंज होते हैं वैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी चेंज हो जाते हैं। लेकिन ये LIC का एक ऐसा प्लान है जो आपने आज खरीदा और आपकी डेथ तो क्या है, इसमें बहुत सारे ऑप्शन है जो हम आगे देखेंगे। तो एक एग्जांपल लेते हैं कि 30 साल के व्यक्ति ने अगर आज इस प्लान में जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट से अमाउंट इन्वेस्ट किया है उसको लाइफ टाइम उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से गारंटेड इंटरेस्ट मिलता रहेगा। ऐसा LIC का यह प्लान है। पॉलिसी ऑप्शन जो है इस प्लान में खरीद सकते हैं आप सिंगल लाइफ के साथ या जॉइंट लाइफ के साथ। सिंगल लाइफ में सिर्फ एक ही व्यक्ति के नाम पर पेंशन आता है और जॉइंट लाइफ में कैसे पेंशन जनरेट होता है वो हम आगे देखेंगे। लेकिन जॉइंट लाइफ आप किसके नाम पे ले सकते हैं? तो जॉइंट लाइफ आप ले सकते हैं ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, चिल्ड्रन, ग्रैंड चिल्ड्रन, स्पाउस और सिबलिंग्स। यानी इसका मतलब होता है कि ब्लड रिलेशन में और पति पत्नी के बीच, जैसे एक दादा और पोते के बीच, दादा और पिता के बीच, पेरेंट्स के बीच, दो बच्चों के बीच, पति पत्नी के बीच, भाई बहन के बीच, आप ये प्लान ले सकते हैं जॉइंट लाइफ में। देखते हैं फीचर्स क्या है इस प्लान में। तो मिनिमम एज एट एंट्री जो इस प्लान में है वो 25 साल LBD है। LBD का मतलब होता है लोअर बर्थ डेट दोस्तों, यानी जो उम्र आपकी कंप्लीट हुई है उसको आप LBD बोलेंगे। ठीक है, तो 25 साल LBD होना चाहिए इस प्लान के लिए आपका। ठीक है, दोनों ही सिंगल एंड जॉइंट लाइफ के लिए। लेकिन एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि 25 से 30 साल की वर्ष की अगर आपकी आयु है तो उसके लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है वो 10 लाख रुपए का रहेगा। मैक्सिमम एज एट एंट्री इस प्लान में रहेगी 100 साल की। बिल्कुल ठीक सुना दोस्तों, 100 साल का व्यक्ति भी यह प्लान ऑप्शन F के तहत ले सकता है। ऑप्शन F क्या है वो हम आगे की स्लाइड्स में देखेंगे। तो 100 साल का व्यक्ति भी ये प्लान खरीद सकता है। ठीक है, और बाकी सारे ऑप्शन F को छोड़ करके बाकी सारे ऑप्शन में 85 साल की आयु तक आप ये प्लान खरीद सकते हैं। अब देखते हैं मिनिमम परचेज प्राइस क्या है, तो कितना इन्वेस्टमेंट आपको मिनिमम करना होगा। तो यदि इन्वेस्टर की एज जो है वो 25 साल से 29 साल के बीच में है तो आपको 10 लाख मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना होगा। और यदि आपकी उम्र 30 साल से अधिक है तो वहां पे 1 लाख से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट होता है। लेकिन यहाँ पे एक और कंडीशन आपको देखनी है कि आप जो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिस भी ऑप्शन में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वहां मिनिमम मंथली पेंशन जो है वो 1,000 रुपए का जनरेट होना चाहिए। जी हाँ, 1,000 रुपए का पेंशन मिनिमम
जनरेट होना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग मिनिमम इन्वेस्टमेंट इस प्लान में डिसाइड होता है। वो 1 लाख भी हो सकता है, 1.5 लाख भी हो सकता है, 2 लाख भी हो सकता है, डिपेंड करता है आप किस ऑप्शन के साथ इस प्लान में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। मैक्सिमम परचेज प्राइस की यहाँ पे कोई भी लिमिट नहीं है, आप जितना चाहे उतना इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखते हैं आप मोड ऑफ प्रीमियम पेमेंट कौन सा है। तो मोड ऑफ प्रीमियम पेमेंट, तो ये सिंगल प्रीमियम प्लान है, एक ही बार आपको यहाँ पे पेमेंट देना है, ठीक है। और चलो दोस्तों, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ एन्युइटी कौन सी है यहाँ पे। तो टाइप्स ऑफ एन्युइटी पहले सिंगल लाइफ के लिए जान लेते हैं। सिंगल लाइफ यानी एक ही व्यक्ति के नाम पे अगर आपने ये प्लान लिया है तो उसे सिंगल लाइफ इन्वेस्टमेंट कहा जाएगा। तो सिंगल लाइफ इन्वेस्टमेंट में जो ऑप्शन ए है उसमें एन्युइटी फॉर लाइफ है, यानी आप जो भी अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं उस अमाउंट पे जो भी इंटरेस्ट रेट मिलेगा वो हम आगे एग्जांपल में, इलस्ट्रेशंस में देखेंगे कि कौन से ऑप्शन में कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो यहाँ पे जस्ट हम समझते हैं कि कैसे हर एक ऑप्शन यहाँ पे काम करने वाला है। तो पहला ऑप्शन जो है एन्युइटी फॉर लाइफ है। तो एन्युइटी फॉर लाइफ यानी सपोज मैंने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और 10 लाख रुपए पे LIC ऑफ इंडिया जो भी इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट देता हो, ठीक है, वो मेरे जीवन पर्यंत मिलेगा। मेरे डेथ के बाद वो किसी को कोई भी अमाउंट नहीं मिलने वाला है। सेकेंड ऑप्शन जो है इसमें एन्युइटी गारंटेड फॉर 5 years एंड फॉर लाइफ देयर आफ्टर, यानी इस प्लान में कैसा है, इस प्लान के ऑप्शन बी में क्या रहेगा कि 5 साल के लिए LIC ऑफ इंडिया गारंटेड मुझे एन्युइटी देने वाला है। अगर मैं ना रहा तो मेरे नॉमिनी को देगा। 5 साल में से जो भी ड्यूरेशन बचा मेरे नॉमिनी को देगा, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं जीवित हूँ, ठीक है, डेथ में तो नॉमिनी को 5 साल तक ही मिलेगा, लेकिन मैं अगर 5 साल के बाद सर्वाइव हूं तो मुझे लाइफ टाइम उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से एन्युइटी मिलती रहेगी। ऑप्शन सी जो है एन्युइटी गारंटेड फॉर 10 years एंड फॉर लाइफ देयर आफ्टर, तो इस ऑप्शन में भी ऐसे ही रहेगा जैसे 5 साल में था, उसकी जगह हमें 10 साल तक कंटिन्यूअस एन्युइटी मिलती रहेगी और उसके बाद हम जितना जिए तब तक LIC ऑफ इंडिया उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से एन्युइटी देता रहेगा। लेकिन यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अमाउंट नॉमिनी को 10 साल के बाद कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है। वैसे ही एन्युइटी गारंटेड फॉर 15 years एंड फॉर लाइफ टाइम देयर आफ्टर, तो ऑप्शन डी में 15 साल तक एन्युइटी आपको मिलती रहेगी। आप नहीं रहे तो नॉमिनी को 15 साल के ड्यूरेशन में जो भी टाइम बचा तब तक मिलती रहेगी, और अगर आप रहे तो लाइफ टाइम तक आपको 15 साल के बाद भी एन्युइटी मिलती रहेगी। ऑप्शन ई आता है जो एन्युइटी गारंटेड रिटर्न फॉर 20 years एंड फॉर लाइफ देयर आफ्टर, तो 20 साल तक गारंटेड एन्युइटी आपको यहाँ मिलती रहेगी। उसके बाद आप जितना जीवित रहे तब तक LIC ऑफ इंडिया बना हुआ है आपको एन्युइटी देने के लिए। लेकिन भगवान न करे इन 20 सालों से पहले आपकी डेथ होती है तो बाकी के जो साल बचे वो आपके नॉमिनी को एन्युइटी LIC ऑफ इंडिया पे करेगा। अब इस प्लान में जो सबसे ज्यादा ऑप्शन परचेज करते हैं लोग वो है ऑप्शन एफ। ऑप्शन एफ क्या है कि एन्युइटी फॉर लाइफ विद रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस ऑन डेथ, यानी इसमें आपको लाइफ टाइम, आप जब तक जियोगे तब तक आपको एन्युइटी मिलता रहेगा, पेंशन मिलता रहेगा। और भगवान न करे जब आपका डेथ होता है तो जो भी परचेज प्राइस है विदाउट GST, जो भी परचेज प्राइस है वो आपके नॉमिनी को रिफंड कर दिया जाता है। उसके बाद आता है ऑप्शन जी। तो ऑप्शन जी क्या कहता है कि एन्युइटी फॉर लाइफ इंक्रीजिंग एट अ सिंपल रेट ऑफ 3% पर एनम, आपने जो भी इन्वेस्टमेंट किया है उसका 3% इंक्रीजिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ आपको पेंशन लाइफ टाइम तक पे होता रहेगा, लेकिन इसमें डेथ के बाद कोई भी इन्वेस्टमेंट अमाउंट रिटर्न नहीं आएगा। तो अगर आप सिंगल लाइफ परचेज कर रहे हैं और आपको आपका इन्वेस्टेड अमाउंट जो है आपके नॉमिनी को रिफंड दिलवाना है तो आपको ऑप्शन एफ के साथ जाना है। अदरवाइज आप एफ के सिवा के सिंगल लाइफ में ABCDE एंड G ऑप्शन के साथ जा सकते हैं, लेकिन ऑप्शन एफ जो है वो सबसे ज्यादा बिकने वाला ऑप्शन है इस जीवन अक्षय प्लान में। आगे देखते हैं हम जॉइंट लाइफ में। तो जॉइंट लाइफ में जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये प्लान सिर्फ एक पीढ़ी नहीं लेकिन 2 पीढ़ियों के बीच
या डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग 2 पीढ़ियों के बीच आप खरीद सकते हो। अप टू 3 जनरेशन ये चल सकता है, दादा पिता पोता। तो दादा और पोते के बीच में भी लिया जा सकता है, पिता और पुत्र के बीच में भी लिया सकता है। तो अप टू 3 जनरेशन आप इसमें कवर हो सकते हैं। यानी अगर दादाजी ने लिया है और पोते की उम्र 30 साल से ऊपर है तो वो जॉइंट लाइफ में इस प्लान में एप्लीकेशन दे सकता है। अगर इन्वेस्टमेंट 10 लाख से ऊपर का है तो यहाँ पे जो ग्रैंड सन है या ग्रैंड डॉटर है उसे जॉइंट लाइफ में दादाजी के साथ या दादी जी के साथ ये प्लान सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉर जॉइंट लाइफ में क्या क्या ऑप्शन है ये हम देखते हैं। तो ऑप्शन एच जो है वो एन्युटी फॉर लाइफ विद अ प्रोविजन फॉर 50% ऑफ द एन्युटी टू द सेकेंडरी एन्यूटेंट फॉर द लाइफ ऑन द डेथ ऑफ द प्राइमरी एन्यूटेंट। तो इसमें क्या रहेगा कि अगर भगवान न करे प्राइमरी एन्यूटेंट यानी जो प्रथम व्यक्ति है जिसको पहले पेंशन मिलना है जॉइंट लाइफ में, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसके बाद के जो सेकेंडरी एन्यूटेंट है जिससे पेंशन के लिए हमने जॉइंट लाइफ में रखा है तो उसे 50%, अगर साल का 5 लाख मिल रहा होगा तो प्राइमरी एन्यूटेंट की डेथ के बाद साल का 2.5 लाख रुपए सेकेंडरी एन्यूटेंट को मिलेगा। लेकिन सेकेंडरी एन्यूटेंट के डेथ के बाद कुछ भी अमाउंट नॉमिनी को रिटर्न आने वाला नहीं है। उसके बाद आता है ऑप्शन आई। तो ऑप्शन आई ऑप्शन एच से मिलता जुलता है, लेकिन यहाँ पे प्रोविजन क्या है कि अगर प्राइमरी एन्यूटेंट की डेथ हो जाती है तो सेकेंडरी एन्यूटेंट को 100% एन्यूटी पे होगी। यानी अगर प्राइमरी एन्यूटेंट को 5 लाख रुपए साल की एन्यूटी मिल रही थी तो सेकेंडरी एन्यूटेंट को भी 5 लाख रुपए साल की एन्यूटी लाइफ टाइम मिलती रहेगी। हम सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, हम 10 लाख रुपए पे 5 लाख की एन्यूटी की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि एन्यूटी अमाउंट अगर इतनी प्राइमरी एन्यूटेंट को मिल रही है तो उतनी ही ऑप्शन आई में सेकेंडरी एन्यूटेंट को मिलेगी। लेकिन डेथ के बाद कोई भी अमाउंट यहाँ पे नॉमिनी को रिफंड मिलने वाला नहीं है। इसके बाद जो जॉइंट लाइफ में सबसे ज्यादा बिकने वाला ऑप्शन जो है जीवन अक्षय में वो है एन्युटी फॉर लाइफ विद अ प्रोविजन ऑफ 100% ऑफ एन्युटी पेएबल as long as one of the annuitants survives and return of purchase price on the death of last survivor। कहना क्या चाहता है कि प्राइमरी एन्यूटेंट की डेथ के बाद सेकेंडरी एन्यूटेंट को उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से एन्यूटी पे होती रहेगी और सेकेंडरी एन्यूटेंट की डेथ के बाद भी जो भी इन्वेस्टेड अमाउंट है, जैसे अगर 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए उस पर जो भी पेंशन आता रहा प्राइमरी एन्यूटेंट के डेथ के बाद सेकेंडरी एन्यूटेंट को मिलेगा और सेकेंडरी एन्यूटेंट की डेथ के बाद जो 10 लाख रुपए है वो नॉमिनी को रिफंड हो जाएगा। ठीक है, सो जो सिंगल लाइफ है उसमें सबसे ज्यादा बिकने वाला ऑप्शन है वो ऑप्शन एफ है और जॉइंट लाइफ में जो ऑप्शन है वो ऑप्शन जे है। ठीक है, तो अगर हम मान के चलें कि 25 साल का कोई व्यक्ति है जॉइंट लाइफ में, उसने अपने पिताजी के साथ ये प्लान लिया है, ठीक है, तो सर्वाइवलिटी अगर उसकी 100 ईयर भी है तो 75 ईयर के लिए जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो इस प्लान में फिक्स हो जाएगा। ठीक है, आपने देखा होगा 1999 में यही प्लान आपको मोर देन 10% का रिटर्न देता था। ठीक है, उसके बाद 9% हुआ, उसके बाद 8% हुआ। ठीक है, और अभी 6.31% चल रहा है इस प्लान में। ठीक है, तो देख रहे हैं जैसे जैसे वक्त जा रहा है वैसे वैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज होते जा रहे हैं। ठीक है, आज से 20 साल पहले बैंक्स में भी रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% मिलते थे। ठीक है, जो अभी घट करके 6%, 7% चल रहे हैं। ठीक है, लेकिन इस प्लान में क्या है कि एक बार आपने अगर इन्वेस्ट किया तो लाइफ टाइम के लिए LIC ऑफ इंडिया आपको इसी रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ पे करेगा। अगर किसी ओल्ड एज के पास आज से 20 साल पहले ये पॉलिसी खरीदी हुई हो जीवन अक्षय की, तो आप चेक कर सकते हैं कि उसे उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ जो भी LIC ऑफ इंडिया कमिट करता है उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ पेमेंट करता है। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं हम प्लान्स में कि एन्युटी मोड्स कौन कौन से हैं। तो एन्युटी मोड्स जो हैं वो यहाँ पे चारों मोड अवेलेबल हैं। ईयरली आता है, हाफ ईयरली है, क्वार्टरली है और मंथली मोड। आप जिस चाहे मोड में यहाँ पे पेंशन ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन एज एन एडवाइजर मेरी आपको एक एडवाइस रहेगी कि जब भी आप कोई भी एन्युटी प्लान लें तो उसमें मोड मंथली ही रखें। ऐसा क्यों? क्योंकि
एन्युइटी प्लान क्या होता है, आप जो भी मोड लेते हैं उसकी एन्युइटी पे ही उसका टाइम पीरियड जो खत्म होता है तभी इंटरेस्ट पे करता है। तो अगर आपने ईयरली मोड लिया और भगवान न करे ईयरली मोड कंप्लीट होने से पहले 11वें मंथ डेथ हुई, तो आपको पिछले 11th मंथ का जो भी इंटरेस्ट है वो भूलना पड़ेगा। इट्स बेटर हमेशा मंथली मोड के साथ ही जाए। आपको और ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए तो आप उस मंथली मोड का रिकरिंग भी ओपन करवा सकते हैं अपने बैंक में। सो मंथली मोड इज मोस्ट प्रेफरेबल. So the first annuity installment will start after 1 year, 6 months, 3 months और 1 month as per mode selected. अगर मैंने 23 जून 2023 को इस प्लान में इन्वेस्ट किया है और मैंने मंथली मोड लिया है तो अगली 23 जुलाई 2023 को मेरे अकाउंट में अमाउंट क्रेडिट होना शुरू हो जाएगी। वैसे ही अगर मैंने क्वार्टरली मोड लिया है, हाफ ईयरली मोड लिया है और ईयरली मोड लिया है तो उसके अकॉर्डिंग मैंने जब से ये प्लान में इन्वेस्ट किया है तब से टाइम ड्यूरेशन के बाद मेरे अकाउंट में नेफ के थ्रू अमाउंट डिपॉजिट हो जाएगी। मुझे कहीं किसी से पैसा लेने जाने की जरूरत नहीं है। ये सबसे बड़ी सेफ्टी है। इसके बाद देखते हैं मैच्योरिटी बेनिफिट। तो इस प्लान में कोई मैच्योरिटी नहीं है क्योंकि ये एन्युइटी प्लान है। ठीक है, ओनली एन्युइटी इज पेएबल इन दिस प्लान। बात करते हैं डेथ बेनिफिट की। तो डेथ बेनिफिट जो है इस प्लान में सम एश्योर्ड ऑन डेथ, यानी जो भी बेसिक सम एश्योर्ड हम परचेज कर रहे हैं, जो भी हमारी परचेज प्राइस है विदाउट जीएसटी, वो यहाँ पे सम एश्योर्ड ऑन डेथ रहेगा। किस केस में? ओनली 2 ऑप्शंस में जहां रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस है, यानी ऑप्शन एफ एंड ऑप्शन जे में जो भी परचेज प्राइस रहेगी वही आपका बेसिक सम एश्योर्ड रहेगा। ठीक है, वही एज अ डेथ बेनिफिट पे आउट मिलने वाला है। ठीक है, अब डेथ बेनिफिट्स अंडर ऑप्शन एफ एंड जे किस तरीके से आप ले सकते हैं? तो आपको एलआईसी यहाँ पे ऑप्शन देता है नंबर 1 लमसम, एक साथ ही। जैसे 10 लाख रुपए मैंने इन्वेस्ट किए तो एक साथ 10 लाख रुपए मेरे नॉमिनी को मिल सकते हैं। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे एलआईसी आपको देगा कि एन्यूटाइजेशन ऑफ डेथ बेनिफिट एट प्रिवेलिंग इमीडिएट एन्यूटी रेट्स एज पर एज ऑफ नॉमिनी। तो जब भी भगवान न करे डेथ बेनिफिट आता है तब जो भी नॉमिनी रहा उसकी जो भी एज होगी, अगर उसके अकॉर्डिंग कोई भी एन्युइटी प्लान उस समय अवेलेबल है तो उस रेट ऑफ इंटरेस्ट से वो उस एन्युइटी प्लान में इन्वेस्ट कर सकता है। नंबर 3 आता है इन 5 इंस्टॉलमेंट्स। ठीक है, 5 इंस्टॉलमेंट में डेथ क्लेम का सेटलमेंट हो सकता है। लेकिन ये कौन फिक्स करेगा? ये फिक्स करेगा पॉलिसी होल्डर, जिसने पॉलिसी लेते समय अगर टिक किया है कि डेथ बेनिफिट इन इंस्टॉलमेंट में चाहिए तो आप इंस्टॉलमेंट में भी नॉमिनी को देके जा सकते हैं। ठीक है, ये तीनों ही राइट्स आपके पॉलिसी होल्डर के पास रहते हैं। ठीक है, वो कभी भी अपने लाइफ ड्यूरेशन में इसे एंडोर्स करवा सकते हैं। ठीक है, डेथ बेनिफिट्स अंडर डिपेंडेंट दिव्यांजन। अगर इस प्लान में नॉमिनी जो है वो दिव्यांजन है, ठीक है, डिपेंडेंट है, तो उस केस में क्या रहेगा? एज नॉमिनी अंडर ऑप्शन एफ, अगर ऑप्शन एफ में परचेज प्राइस रिटर्न है उसमें इन्वेस्ट किया हुआ है और नॉमिनी जो दिव्यांजन है, तो डेथ बेनिफिट शेल कंपल्सरी बी यूटिलाइज टू परचेज इमीडिएट एन्युइटी ऑन लाइफ ऑफ दिव्यांजन एज पर ऑप्शन चूजन बाय एन्यूटेंट एट प्रपोजल स्टेज। जो भी पॉलिसी होल्डर ने अपने प्रपोजल फॉर्म भरते समय एन्युटी या लमसम जो भी ऑप्शन चूज किया है दिव्यांजन के लिए उसमें इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। अंडर ऑप्शन जे एज सेकेंडरी एन्यूटेंट अलाउड फ्रॉम एज 0। तो जैसे कि जॉइंट लाइफ है, ठीक है, तो जॉइंट लाइफ में दूसरा जो लाइफ है वहां पे जो एज है वो मिनिमम 25 ईयर होनी चाहिए अगर 10 लाख से ऊपर का इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, लेकिन अगर सेकेंडरी एन्यूटेंट दिव्यांजन पर्सन है तो उस केस में एलआईसी ऑफ इंडिया अलाउ करता है कि उसकी एज अगर 0 भी होगी तो भी सेकेंडरी एन्यूटेंट आप ऐड कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको प्रूफ्स देने पड़ेंगे कि सेकेंडरी एन्यूटेंट जो है वो एक दिव्यांजन व्यक्ति है। दोस्तों बात करते हैं अब रिबेट की। तो रिबेट यहाँ पे एलआईसी ऑफ इंडिया हाई परचेज प्राइस पे देता है, यानी जितना ज्यादा आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा उतना ज्यादा आपको यहाँ पे एन्युइटी पे होने वाला है।
जो यहाँ पे एब्सोल्यूट एडिशन टू टेबुलर एन्युटी रेट फॉर 1000 परचेज प्राइस पे रहेगा, यानी प्रति 1000 रुपए यहाँ पे जो है रेट दिया हुआ है कितना बढ़ के आपको मिलने वाला है। तो हमें जो रेगुलरली LIC ऑफ इंडिया हमारे इन्वेस्टमेंट पे जो भी ऑप्शन हमने लिया है रेट ऑफ इंटरेस्ट देगी, उसके साथ साथ अगर हमारा इन्वेस्टमेंट ज्यादा है तो ये एक्स्ट्रा का हमें पे होने वाला है एन्युटी में एडिशनली। तो अगर ईयरली मोड में हमने 5 लाख से 9,99,000 तक का इन्वेस्टमेंट किया है तो 2.5 रुपए प्रति हजार परचेज प्राइस पे एक्स्ट्रा पे होने वाले हैं। 10 लाख से 24,99,000 का इन्वेस्टमेंट है तो 3 रुपए 40 पैसे प्रति हजार परचेज प्राइस पे होंगे। 25 लाख से 99,99,000 तक का हमारा इन्वेस्टमेंट है तो 3 रुपए 75 पैसे हमें प्रति हजार पे होने वाले हैं। और अगर 1 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट हमने किया है तो 4 रुपए प्रति हजार हमें यहाँ पे होने वाले हैं, यानी 1 करोड़ पे 40,000 रुपए एक्स्ट्रा एन्युटी आपको पे होगी। ठीक है, जो रेगुलर रेट है वो तो पे होगा, उसके अलावा ये एडिशनली इंक्रीज होके पे होगा। ठीक है, उसी में अगर हाफ ईयरली में भी ऐसे ही रहने वाला है। जो भी यहाँ पे टेबल्स में मैंने रेट आपको बताए हैं, 2 रुपए 40 पैसे, 3 रुपए 30 पैसे, 3 रुपए 65 पैसे और 3 रुपए 90 पैसे प्रति हजार एडिशनली एन्युटी पे होगी। क्वार्टरली मोड में 2 रुपए 35 पैसे, 3 रुपए 25 पैसे, 3 रुपए 60 पैसे, 3 रुपए 85 पैसे प्रति हजार एडिशनली आपको जिस भी स्लैब में आपने इन्वेस्ट किया है मिलने वाले हैं। उसके अलावा मंथली मोड में जाए तो 5 लाख से 9,99,000 के बीच में हमने इन्वेस्ट किया है तो 2 रुपए 30 पैसे प्रति हजार, ये जो है ये ईयरली पे होगा, है ना। यानी ईयरली भी जो हमें पेमेंट मिल रही है एन्युटी और मंथली मोड में कन्वर्ट करके आपको दे रहे हैं तो पूरे साल का 2 रुपए 30 पैसे प्रति हजार एक्स्ट्रा पे होगा जो आपको मंथली डिवाइड होकर के मिलेगा। ठीक है, वैसे ही 10 लाख से 24,99,000 के बीच में 3 रुपए 20 पैसे प्रति हजार एक्स्ट्रा मिलने वाला है। 25 लाख से लेके 99,99,000 के बीच में मंथली मोड में अगर हमने इन्वेस्टमेंट किया है तो 3 रुपए 55 पैसे है। और अगर 1 करोड़ से ज्यादा रुपए मंथली मोड में हमने इन्वेस्ट किए हैं तो 3 रुपए 80 पैसे यहाँ पे एक्स्ट्रा प्रति हजार हमें पे होने वाला है, यानी 1 करोड़ पे आपका ये बनेगा 38,000 के आसपास। ठीक है, सो आगे देखते हैं कि अवेलेबल राइडर्स कौन कौन से हैं। तो इस प्लान में कोई भी राइडर यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। ठीक है, किसी भी प्रकार का राइडर यहाँ पे अवेलेबल नहीं रहेगा। सरेंडर एंड लोन वैल्यू, तो पॉलिसी परचेज करने के 3 महीने के बाद आप पॉलिसी को सरेंडर या लोन ले सकते हैं, लेकिन सरेंडर करना हितावा नहीं है क्योंकि कोई भी पॉलिसी जब भी आप सरेंडर करते हैं तो उसमें आपको लॉस ही जाएगा। ठीक है, तो आप लोन के साथ अपना काम चला सकते हैं। सो लोन एंड एसवी अलाउड ओनली अंडर ऑप्शन एफ एंड जे। एफ, ऑप्शन एफ यानी रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस के आपने सिंगल लाइफ एंड जॉइंट लाइफ में परचेज किया है तो ही आपको यहाँ पे लोन एंड एसवी अलाउड है, यानी सरेंडर वैल्यू अलाउड है। अदरवाइज किसी और ऑप्शन में आप लोन या सरेंडर वैल्यू अवेलेबल नहीं करवा सकते। इस पॉलिसी का जो फ्री लुक इन पीरियड है वो फ्री लुक इन पीरियड 30 दिन का रहेगा, यानी आपने अगर पॉलिसी परचेज की है और पॉलिसी परचेज करने के बाद बॉन्ड मिलने के बाद 30 दिन के अंदर आपको अगर ऐसा लगता है कि मुझे मेरा पॉलिसी कैंसिल करवाना है तो आप कैंसिल करवा सकते हैं। जो भी आपने जीएसटी दिया है, जीएसटी या टैक्सेस जो भी आपने पे किए हैं वो माइनस होकर के आपको आपका अमाउंट LIC ऑफ इंडिया रिफंड दे देगा। असाइनमेंट जो है इस पॉलिसी में आप करवा सकते हैं। इंश्योरेंस एक्ट 1938 के तहत 2 प्रकार के असाइनमेंट होते हैं, कंडीशनल एंड एब्सोल्यूट असाइनमेंट। दोनों में से कोई भी असाइनमेंट आप इस पॉलिसी का करवा सकते हैं। ठीक है, बैक डेटिंग जो है इस पॉलिसी में अलाउड नहीं है क्योंकि ये एन्युटी प्लान है तो एन्युटी प्लान में बैक डेटिंग अलाउड नहीं होती। सुसाइड क्लेम के केस में यहाँ पे कोई भी सुसाइड क्लेम केस यानी एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि इन केस ऑफ डेथ क्या रहेगा, इन केस ऑफ डेथ ऑप्शन एफ एंड ऑप्शन जे में आपको नॉमिनी को अमाउंट रिफंड दे दिया जाएगा। ठीक है, बाकी में ये एप्लीकेबल नहीं रहेगा ये क्लोज। ठीक है, सक्सेसिव नॉमिनेशन, तो सक्सेसिव नॉमिनेशन इस प्लान में अलाउड नहीं है। सक्सेसिव नॉमिनेशन होता क्या है, तो सक्सेसिव नॉमिनेशन मीन्स सक्सेसिव नॉमिनीज फॉर इंटेंस इफ देयर आर 3 सक्सेसिव नॉमिनीज X, Y एंड Z। तो सपोज कोई पॉलिसी है उसमें आपने 3 नाम दिए हैं कि सपोज
एक्स नाम का जो व्यक्ति है, अगर भगवान न करे उसे कुछ हो गया, वो अवेलेबल नहीं है, तो जो क्लेम है वो वाई नाम के व्यक्ति को मिलेगा। अगर वाई नाम का जो व्यक्ति है वो भी अगर अलाइव नहीं है, तो जो क्लेम है वो जेड नाम के व्यक्ति को मिलेगा। ठीक है, इसे सक्सेसिव नॉमिनेशन कहते हैं। तो लगभग लगभग जो एलआईसी के नए प्लान सारे लॉन्च हुए हैं उसमें सक्सेसिव नॉमिनेशन अलाउ किया जाता है, लेकिन इस प्लान में सक्सेसिव नॉमिनेशन की जरूरत नहीं रहेगी। ठीक है, प्रपोजल फॉर्म जो है, यहाँ पे आपको स्पेशल प्रपोजल फॉर्म 440 नंबर का प्रपोजल फॉर्म जो रिवाइज्ड है वो आपको फिल करके देना पड़ेगा अपने केवाईसी के साथ, बैंक स्टेटमेंट के साथ, और जरूरत पड़े तो जो भी आपके इनकम प्रूफ्स हैं उनके साथ आपको देना पड़ेगा। ठीक है, टैक्स बेनिफिट देखते हैं। तो टैक्स बेनिफिट ऑन प्रीमियम अंडर सेक्शन 80C अप टू एप्लीकेबल लिमिट है। ठीक है, जो भी 1.5 लाख की 80C में लिमिट मिलती है उसके अकॉर्डिंग मिलेगा। ठीक है, एन्युइटी हमेशा टैक्सेबल रहती है, चाहे वो बैंक से मिले चाहे मार्केट से कहीं और से भी मिले, तो एन्युइटी हमेशा टैक्सेबल रहती है। लेकिन एक बात मैं यहाँ पे बता दूं कि जैसे बैंक वगैरह में हमें इंटरेस्ट मिलते हैं तो वहाँ टीडीएस आपको कट होकर के मिलता है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी टीडीएस आपको कट होके नहीं मिलना अगर आप रेसिडेंशियल इंडियन है तो। ठीक है, पूरी अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट होती है। उसके बाद आप क्या आईटीआर फाइल करते हैं उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, हमारे यहाँ से कुछ भी आपको कट होकर के नहीं मिलने वाला है। डेथ बेनिफिट, तो डेथ बेनिफिट किसी भी पॉलिसी में अंडर सेक्शन 1010D टैक्स फ्री ही रहता है। ठीक है, यानी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन की ओर जो अमाउंट जा रहा है एज अ डेथ क्लेम, वो यहाँ पे पूरा का पूरा टैक्स फ्री रहेगा। तो ये था जीवन अक्षय प्लान। अभी देखते हैं अंडर राइटिंग एस्पेक्ट्स क्या है इस प्लान के। तो ये जो प्लान है पूरा का पूरा नॉन मेडिकल स्कीम के तहत प्लान है। दिस इज अ नॉन मेडिकल प्लान। ठीक है, कुछ भी आपको यहाँ पे मेडिकल करवाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप प्री ऑपरेटेड हैं तो भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपका जो केस है डिवीजन जाएगा पास होने, लेकिन यहाँ पे आपको कोई भी मेडिकल करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, सो नॉट अलाउड हियर, नॉट मेडिकल नहीं, नॉन मेडिकल प्लान है ये। सो एज प्रूफ यहाँ पे, तो एज प्रूफ यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड एज प्रूफ ही अलाउ किए जाएंगे, नॉन स्टैंडर्ड एज प्रूफ यहाँ पे लेने वाले नहीं है। फीमेल लाइव्स को ये अलाउड है, कोई भी A1 A2 A3 B1 B2 सारी कैटेगरीज यहाँ पे अलाउड है। थर्ड जेंडर को भी आप ये प्लान सेल कर सकते हैं। ठीक है, सारे ही ऑप्शन आप थर्ड जेंडर को ये प्लान के दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऑप्शन F एंड J जो है, ठीक है, रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस वाला, वो अलाउड रहेगा सब्जेक्ट टू सेटिस्फैक्ट्री MHRY, जो ब्रांच इंचार्ज है वहां से मोरल हैजर्ड रिपोर्ट लेने के बाद ही आपको अलाउ करेंगे। ज्वाइंट लाइफ में ऑप्शन HI एंड J जो है वो आपके पेरेंट्स या सिबलिंग्स के साथ ही अलाउ किया जाएगा, किसी और पर्सन के साथ अलाउ किया जाएगा नहीं। ठीक है, मैक्सिमम यहाँ पे जो परचेज प्राइस है वो इन केस ऑफ थर्ड जेंडर 10 लाख रुपए तक की रहेगी, जो ब्रांच से पास हो सकती है। और अगर थर्ड जेंडर का जो इन्वेस्टमेंट है वो 10 लाख से अबव रहा तो वो CUS सेंट्रल ऑफिस पास होने जाएगा। ठीक है, लेकिन मिल सकता है, इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन वो CUS पास होने जाएगा। बात करते हैं ऑक्यूपेशनल एक्स्ट्रा की। तो इस प्लान में कोई भी ऑक्यूपेशनल एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होने वाला है। ठीक है, यानी एनी हैजर्डस ऑक्यूपेशन एक्स्ट्रा चार्जेस यहाँ पे नहीं लेने वाली LIC ऑफ इंडिया आपसे। बिजनेस इंश्योरेंस की बात करें तो ये प्लान जो है वो सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय स्कीम के तहत ही ले सकते हैं। की मैन या पार्टनरशिप इंश्योरेंस में ये प्लान लागू नहीं होगा। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय स्कीम के तहत ही आप ये प्लान परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा बेसिक अंडर राइटिंग। अब आते हैं फाइनेंशियल अंडर राइटिंग पे। तो फाइनेंशियल अंडर राइटिंग में हमें क्या ध्यान रखना है कि सोर्स ऑफ फंड यहाँ पे जो भी है वो आपको बताना रहेगा। ठीक है, अगर आप कैश में परचेज कर रहे हैं तो आपका कैश अमाउंट जो है 2 लाख से नीचे का होना चाहिए AML गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, और 2 लाख से अबव का आपका इन्वेस्टमेंट है तो आपको कंपलसरी चेक से, DD से या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से ही आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको AML गाइडलाइन का पूरा फॉलो करना रहेगा। और सोर्स ऑफ
जो फंड है वो आपको बताना रहेगा। अब सोर्स ऑफ फंड क्या हो सकते हैं यहाँ पे, तो अक्यूमुलेटेड सेविंग इन बैंक्स, पोस्ट ऑफिस, म्यूचुअल फंड्स, ठीक है, ये रह सकते हैं, इनके द्वारा जो आपने पैसा जमा किया है, ठीक है। मैच्योरी प्रोसेस ऑफ पॉलिसी, किसी पॉलिसी से आपका मैच्योरिटी आया है। रिटायरमेंट बेनिफिट ऑफ सेल्फ या स्पाउस रहा हो। सेल प्रोसीड्स ऑफ प्रॉपर्टी और एनी कंपनसेशन रिसीव्ड जो रहेंगे, ये आपके सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट यहाँ पे रह सकते हैं, जो आपको बताने रहेंगे, ठीक है। मोस्टली तो यहाँ पे बैंक पासबुक ही प्रेफर किया जाता है, ठीक है। यहाँ आगे बात करते हैं एनआरआईज के लिए क्या यह प्लान दिया जा सकता है, नहीं तो बिल्कुल दिया जा सकता है। अलाउड टू एनआरआईज ऑफ ऑल रेसिडेंस ग्रुप, चाहे ग्रुप 1 हो, 2 हो, 3, 4, 5, सारे ही ग्रुप्स के कंट्रीज को आप ये प्लान दे सकते हैं, और विदाउट चार्जिंग रेसिडेंशियल एक्स्ट्रा। जैसे कि ग्रुप 1 से 4 तक एक्स्ट्रा रेसिडेंशियल चार्ज लिए जाते हैं, लेकिन इस प्लान में किसी भी एनआरआई से, किसी भी ग्रुप ऑफ कंट्री का वो रेसिडेंट हो, कोई एक्स्ट्रा चार्ज उसे नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। मेल ऑर्डर बिजनेस से भी आप यहाँ बिजनेस ला सकते हैं, यदि आपके जो एनआरआई क्लाइंट्स हैं या कोई भी एनआरआई ग्रुप 5 कंट्रीज से बिलोंग करते हैं, तो वो एमएचआर बाय ब्रांच इंचार्ज से सेटिस्फैक्ट्री अगर एमएचआर की सिग्नेचर मिल जाते हैं, तो आप ग्रुप 5 कंट्रीज से भी मेल ऑर्डर से, यानी इंडिया में बैठे बैठे आप फॉरेन कंट्रीज से इस प्लान में इन्वेस्टमेंट दे सकते हैं, ठीक है। एफएनआईओज की बात करें तो एफएनआईओज मीन्स फॉरेन नेशनल इंडियन ओरिजिन, यानी जिन लोगों के पास ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का ओसीआई कार्ड जो है वो अवेलेबल है, तो वे इन प्लान में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस प्लान में जॉइंट लाइफ में भी एफएनआईओज इन्वेस्ट कर सकते हैं, यदि दोनों ही जॉइंट एन्यूटेंट के पास ओसीआई कार्ड है, तो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का वैलिड कार्ड है, तो जॉइंट लाइफ में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन ये जो इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, ये जो प्रपोजल है वो जेड जोनल ऑफिस यानी जेडयूएस पे ब्रांच इंचार्ज के थ्रू एमएचआर किए जाएंगे, जहां पे जो भी क्लाइंट रहेंगे उन्हें अपनी पासपोर्ट कॉपी, कॉपी ऑफ ओसीआई कार्ड, एनआरआई क्वेश्चनर, ठीक है, देना पड़ेगा, ठीक है। एफएनआईओस यहाँ पे मेल ऑर्डर बिजनेस से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि वो उन्हें इंडिया आकर के ही इन्वेस्ट करना होगा, वो वहां पे विदेश में बैठे बैठे भी इस प्लान में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। बेनिफिट एग्जाम्पल अभी हम इस प्लान का देखते हैं कि सिंगल लाइफ पे अगर किसी पर्सन की एज 60 ईयर है, उसका इन्वेस्टमेंट 10 लाख रुपए है, एन्युइटी मोड मंथली है, एंड जो जीएसटी के साथ प्रीमियम बैठेगा वो 10,18,000 है, तो हर एक ऑप्शन में क्या और कैसे रिटर्न मिलना है वो यहाँ पे मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ, ठीक है। जैसे अगर एन्युइटी ऑप्शन ए में इन्वेस्ट किया है क्लाइंट ने, तो यहाँ पे एन्युइटी रेट जो है 8.71% लाइफ टाइम रहेगा, यानी 10 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट पे मंथली एन्युइटी जो है वो 7,258 रुपए की पे होगी। इन केस ऑफ डेथ क्या रहेगा, जो एन्युइटी है वो बंद हो जाएगी और नॉमिनी को कुछ भी पे नहीं होगा, ऑप्शन ए में, ठीक है। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी एंड ऑप्शन ई, ठीक है, 5 साल, ऑप्शन बी में 5 साल तक आपको 8.66% गारंटेड पे होगा, ठीक है, जो 7,217 रुपए बैठेगा, ठीक है। अगर 5 साल के बीच में आपकी डेथ होती है, तो आपके नॉमिनी को ये अमाउंट मंथली पे होगा, ठीक है, जब तक ये 5 साल कंप्लीट नहीं हो जाते। और अगर 5 साल कंप्लीट हो चुके हैं और उसके बाद आप जितना सर्वाइव करते हो, तब तक ये एन्युइटी जो है वो पॉलिसी होल्डर को मिलती रहेगी, लेकिन जो भी अमाउंट आपने पूरा इन्वेस्ट किया है वो रिफंड मिलने वाला नहीं है, ठीक है। वैसे ही ऑप्शन 10 में जो है 8.50% है, फिर ऑप्शन डी में 15%, 15 ईयर के टर्म के लिए 8.25% है, ऑप्शन ई में जो 20 ईयर की टर्म है 7.93% गारंटेड है, ये जो भी ड्यूरेशन है उसके लिए गारंटेड है। इन बिटवीन उस ड्यूरेशन में अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ होती है तो नॉमिनी को एन्युइटी पे होगी, लेकिन जो लमसम अमाउंट है वो रिफंड मिलने वाला नहीं है, ठीक है। और अगर जो पॉलिसी होल्डर है वो सरवाइव कर जाते हैं, तो वो जितना जिए तब तक उन्हें 20 साल के बाद भी इसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से अमाउंट मिलती रहेगी, ठीक है। बात करते हैं ऑप्शन एफ की, जो रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस
कहा जाता है। तो उस केस में अगर 10 लाख का इन्वेस्टमेंट है क्लाइंट का, तो 6.32% यहाँ पे LIC ऑफ इंडिया 5,267 रुपए महीना एन्युइटी पे करने वाली है। ठीक है, अगर एन्युइटी लेते लेते क्लाइंट की डेथ हो जाती है, जो भी अमाउंट क्लाइंट ने इन्वेस्ट किया है वो नॉमिनी को रिटर्न मिल जाता है। ठीक है, जो भी ऑप्शन सेलेक्ट किया है, लमसम है या एन्युइटी में कन्वर्ट करके दो या इंस्टॉलमेंट में कन्वर्ट करके दो, जो भी पॉलिसी होल्डर जो है डेथ क्लेम का ऑप्शन सेलेक्ट करके गए हैं, एज पर उस ऑप्शन नॉमिनी को अमाउंट पे हो जाएगा। ऑप्शन जी में 3% राइज के साथ, यानी जो 7.09% से बिगिन होता है, 5,908 रुपए सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट, 3% सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट से जब तक नॉमिनी जब तक पॉलिसी होल्डर अलाइव है तब तक उसे पे होता रहेगा, लेकिन रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस यहाँ पे नहीं मिलेगी। तो ये था सिंगल लाइफ के सारे ही ऑप्शन। इसमें से जो सबसे ज्यादा बिकने वाला ऑप्शन है वो ऑप्शन एफ रहता है। ठीक है, बात करते हैं जॉइंट लाइफ में। तो जॉइंट लाइफ में अगर ये प्लान आप परचेज कर रहे हैं, वही 60 साल की उम्र है, परचेज प्राइस 10 लाख रुपए है, एन्युइटी मोड मंथली है और प्रीमियम जो है 10,18,000 रुपए है। ठीक है, तो जॉइंट लाइफ जो है यहाँ पे 25 साल की उम्र से रह सकता है। अगर ये इन्वेस्टमेंट 10 लाख से कम होता तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी होल्डर 30 साल की अबव की उम्र का कंसीडर किया जाता। तो जॉइंट लाइफ में अगर ऑप्शन एच लेते हैं, यानी 50% प्रोविजन के साथ, तो 8.19% यहाँ पे प्राइमरी होल्डर को मिलेगा। ठीक है, और प्राइमरी होल्डर की डेथ होने के बाद सेकेंडरी होल्डर को इसका 50%, ठीक है, जो अप्रोक्स 4.09% बैठेगा, वो मिलेगा सेकेंडरी एन्यूटेंट को। ठीक है, सेकेंडरी एन्यूटेंट की भी जब डेथ हो गई तो उसके बाद कोई भी अमाउंट यहाँ पे रिफंड आने वाला नहीं है। ठीक है, ऑप्शन आई अगर ज्वाइंट लाइफ में आप परचेज करते हैं और 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है, तो अप्रोक्स 7.72% यहाँ पे एन्यूटी रेट पे होंगे प्राइमरी होल्डर को। प्राइमरी होल्डर की डेथ के बाद जो 100% एन्यूटी है वो सेकेंडरी होल्डर को मिलेगी, और सेकेंडरी होल्डर के डेथ के बाद ये अमाउंट जो है कहीं भी किसी को रिफंड मिलने वाला नहीं है, आपका पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट वहीं पे वॉइड हो जाएगा। ठीक है, अगर ऑप्शन जे आप परचेज कर रहे हैं रिटर्न ऑफ प्रीमियम के साथ जॉइंट लाइफ में, तो वहां पे 6.31% लाइफ टाइम गारंटेड मिलेगा प्राइमरी एन्यूटेंट को। प्राइमरी एन्यूटेंट की अगर डेथ हो जाती है तो सेकेंडरी एन्यूटेंट को ये पेंशन मिलने वाला है, और अगर सेकेंडरी एन्यूटेंट की भी डेथ हो गई तो नॉमिनी को जो परचेज प्राइस है विदाउट GST यहाँ पे रिफंड कर दिया जाएगा। तो जॉइंट लाइफ में जो है ऑप्शन जे यह सबसे ज्यादा बिकने वाला ऑप्शन है जीवन अक्षय प्लान में। तो दोस्तों, आई होप आप लोगों को ये जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप अगर LIC एडवाइजर हैं तो अपने क्लाइंट्स को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, और अगर आप एक कस्टमर हैं तो इस प्लान में जरूर से आप निवेश करें। क्यों? क्योंकि यहाँ LIC ऑफ इंडिया जो है वो सॉवरेन गारंटी देती है लाइफ टाइम के लिए। ठीक है, यानी एक एक पैसा जो आपने इन्वेस्ट किया है वो सॉवरेन गारंटेड है। ठीक है, एक एक पैसे की गारंटी है यहाँ पे। ठीक है, अभी हम बात करते हैं LIC के जीवन अक्षय प्लान की और प्रॉपर्टी में निवेश की। ठीक है, हम कंपेयर करते हैं कि LIC के जीवन अक्षय प्लान में निवेश करना बेटर है या प्रॉपर्टी में निवेश करना बेटर है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही प्रॉमिस किया था कि आज मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बताने वाली हूँ कि अक्षय में निवेश करना बेटर है या प्रॉपर्टी में निवेश करना बेटर है। तो ये मेरी नेक्स्ट स्लाइड है। तो हम कंपेयर करते हैं कि सपोज कोई व्यक्ति जो है वो एक प्रॉपर्टी परचेज करने की सोच रहा है। ठीक है, 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी परचेज करता है, और दूसरा ऑप्शन जो है उसी व्यक्ति के पास 1 करोड़ रुपए जीवन अक्षय में निवेश करना है। तो यहाँ हम डिफरेंस समझते हैं कि क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। ठीक है, तो अगर आप 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो यहाँ पे आपको 10% कम से कम स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ेगी। ठीक है, जो 10 लाख रुपए है। जबकि अगर आप LIC के जीवन अक्षय प्लान में निवेश करते हैं तो स्टैम्प ड्यूटी जो है GST आपको 1,80,000 ही देना पड़ेगा। तो आपका 8,20,000 रुपए यहाँ पे बच जाता है। तो टोटल एसेट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की आपकी यहाँ पे बनेगी, अगर आप प्रॉपर्टी खरीद लें तो 1,10,000 की, 1 करोड़ 10 लाख रुपए की। जैसे 1 करोड़ की आपने प्रॉपर्टी खरीदी, 10 लाख रुपए आपने स्टैम्प ड्यूटी दी,
तो वो बन गया 1,10,00,000, जबकि जीवन अक्षय में आपने इन्वेस्ट किया तो 1 करोड़ और 1,80,000 रुपए हुआ। ठीक है, तो टोटल इन्वेस्टमेंट यहाँ पे डिफरेंस ये रहेगा। ठीक है, अभी अगर आप 30% टैक्स स्लैब में आते हैं तो एटीसी में आपको जो बेनिफिट है वो दोनों में ही 46,350 रुपीज का मिलेगा, इसमें भी आपको 46,350 रुपीज का मिलेगा। ठीक है, अभी प्रॉपर्टी टैक्स जो है हर साल का अप्रोक्स जो है 10% एआरवी रहता है, तो यहाँ पे 36,000 रुपए आपको प्रॉपर्टी टैक्स हर साल देना पड़ेगा, जबकि जीवन अक्षय प्लान में कोई आपको प्रॉपर्टी टैक्स नहीं देना। वाटर टैक्स आपको अप्रोक्स 5,000 साल का लगेगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल कॉशन डिपॉजिट आपको 5,000 देना पड़ेगा। मेंटेनेंस चार्जेस, ठीक है, जो आपको 30,000 रुपीज पर एनम कम से कम, है ना, कम से कम 30,000 पर एनम देनी पड़ेगी। सोसाइटी मेंबर फीस आपको 2,000 देना पड़ेगा। क्वार्टरली फ्लैट विजिट एंड मीटिंग्स 1,000 रहेगी। ठीक है, तो अप्रोक्स ये सारे एक्स्ट्रा जो चार्जेस हैं वो आपको इन केस ऑफ प्रॉपर्टी देने पड़ेंगे, जबकि एलआईसी के जीवन अक्षय प्लान में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो ऐसा कोई भी एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट आपका नहीं होने वाला है। ठीक है, उसके बाद अगर चलो मान लिया कि आपने इस प्रॉपर्टी को रेंट पर चलाया है, ठीक है, तो ईयरली इनकम जो आपका बैठेगा वो अप्रोक्स बैठेगा 3 लाख से लेकर के 5,40,000 रुपए। ठीक है, यानी अप्रोक्स 1 करोड़ पे साल का 3% से 5.40% का रिटर्न। जबकि एलआईसी के जीवन अक्षय प्लान में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये आपको साल का 6,50,000 रुपए एन्युइटी देने वाला है। ठीक है, यानी 6.5%। तो आपको कोई मेंटेनेंस नहीं देना, कोई मेंबरशिप चार्ज नहीं भरना, तो वो सब तो आपके सेविंग्स हैं ही, सामने आपको यहाँ पे रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा। ठीक है, नाउ इनकम कोलेटरल वर्क, तो यहाँ पे वर्क करेगा, यहाँ पे नहीं, डायरेक्ट बैंक क्रेडिट में जाएगा। ठीक है, आपको किसी से रेंट लेने जाने की जरूरत नहीं है। विद रिस्पेक्ट आप अपने बैंक अकाउंट में हर महीने एन्युइटी ले सकते हैं। ठीक है, एनुअल रिपेयर्स अलाउड, तो हर साल आपकी प्रॉपर्टी है तो वेयर एंड टेयर में भी कुछ ना कुछ खर्चा तो होगा ही, जबकि एलआईसी के जीवन अक्षय प्लान में आपका कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं होने वाला। अब लिक्विडिटी ऑन डेथ की बात करें तो लिक्विडिटी ऑन डेथ आपको प्रॉपर्टी में नहीं मिलेगी, आपको सडन सेल करना पड़ेगा, और वो सडन सेल आपके घर वालों के लिए लॉस भी ला सकता है। ठीक है, जबकि जीवन अक्षय प्लान के ऑप्शन एफ या ऑप्शन जे में ज्वाइंट लाइफ में जाते हैं, ऑप्शन एफ में आपको तुरंत ही 1 करोड़ रुपए परचेज प्राइस नॉमिनी को रिफंड कर दिया जाएगा, और अगर ऑप्शन जे है तो आपने ज्वाइंट लाइफ में जिसका भी नाम लिखा है उसे उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से रिटर्न आता रहेगा। ठीक है, और उसकी जो नॉमिनी रहेंगे उसके लिए भी 1 करोड़ रुपीज सिक्योर रहेंगे, तो ये ज्यादा बेटर लिक्विडेटिंग ऑप्शन रहेगा। ठीक है, सक्सेशन ऑन डेथ तो विद एडिशनल कॉस्ट रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, यहाँ पे नो एडिशनल कॉस्ट, जो भी है आपको यहाँ पे बैंक क्रेडिट से मिल जाता है। रेंटल वैल्यू तो वेरिएबल है, बढ़ भी सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है। ठीक है, प्रॉपर्टी के लोकेशन के अकॉर्डिंग है। ठीक है, आपको कभी रेंट मिलेगा भी, कभी नहीं भी मिलेगा, लेकिन अगर आपने जीवन अक्षय प्लान में इन्वेस्ट किया है तो यहाँ पे जो आपकी इनकम है वो फिक्स हो गई है। ठीक है, इसमें कभी भी कम ज्यादा या कुछ भी वेरिएशन आने वाला नहीं है। तो रीसेल वैल्यू की यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है मार्केट वैल्यू पे, क्योंकि अभी देख रहे हो आप प्रॉपर्टीज इतनी सारी बन गई हैं, तो सेकेंड हैंड प्रॉपर्टी तो कोई जल्दी लेने के लिए तैयार ही नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे रीसेल वैल्यू एल पॉसिबल नहीं है, सिर्फ नॉमिनेशन ही होगा जीवन अक्षय प्लान में। ठीक है, सेफ्टी यहाँ पे मीडियम है, जबकि जीवन अक्षय प्लान में पूरी सेफ्टी है, क्योंकि सॉवरेन गारंटी है एलआईसी ऑफ इंडिया की सेक्शन 37 की। डेप्रिशिएशन एंड एप्रिशिएशन वेयर एंड टेयर प्रॉपर्टी में होता ही रहेगा, लेकिन जीवन अक्षय प्लान में ऐसा कोई वेयर टेयर आपको नहीं लगेगा। लीगल एंड पॉलिस प्रॉब्लम्स, तो यहाँ पे आपकी अगर एक्टिविटीज ठीक नहीं है प्रॉपर्टी यूटिलाइज करने की, तो वहां पे आपको पॉलिस प्रॉब्लम्स या लीगल प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। जीवन अक्षय में ऐसा कुछ नहीं होने वाला। कैपिटल गेन टैक्स, तो आप जब भी प्रॉपर्टी सेल करेंगे तो आपको कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा, जीवन अक्षय प्लान में ऐसा कोई टैक्स आपको लगना नहीं है। नो इनकम पॉसिबिलिटी, तो जब आपकी प्रॉपर्टी है वो रेंट पे नहीं चलेगी, तो ये भी पॉसिबिलिटी है आपकी इनकम ना हो, लेकिन जीवन अक्षय में आपकी इनकम कभी भी नहीं रुकेगी, ये आपको रेगुलरली पे होती रहेगी।
कॉम्प्लिकेशन ड्यू टू टेनेंट, तो यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं फाइटिंग के, कंप्लेंट्स के, ठीक है। यहाँ पे जीवन अक्षय प्लान में नॉट एप्लीकेबल रहेगा। इन्फ्लेक्शन अफेक्ट इफेक्ट, सो नो इंक्रीजिंग रेंट रहेंगे इसके कारण, ठीक है। तो यहाँ जीवन अक्षय में थोड़ा आपको इन्फ्लेशन हैरान कर सकता है, लेकिन ये जो इन्फ्लेशन है ये आपको इसलिए इतना ज्यादा हैरान नहीं करेगा क्योंकि इन फ्यूचर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना वो डिक्रीज होने वाले हैं, ठीक है। तो ये कॉन्स्टेंटली आपको रिटर्न देने वाला प्लान है। रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी वेरी हाई है क्योंकि जितनी बड़ी प्रॉपर्टी, एक बड़े हाथी को पालना बहुत मुसीबत का काम है, ठीक है। और जबकि जीवन अक्षय में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी ज्यादा नहीं रहती, बहुत स्मूथली आपका काम चल सकता है। टाइम रिक्वायर्ड टू मैनेज, तो मिनिमम 1 डे पर क्वार्टरली आपको अपनी प्रॉपर्टी को मैनेज करने के लिए चाहिए, आपको रेंट लेने के लिए चाहिए, उसमें भी किसी ने आपकी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया तो बड़ी मुसीबत की बात हो जाएगी। लेकिन ये तो पूरा लीगली वर्क है जीवन अक्षय का, कोई टाइम रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। लाइफ टाइम यूटिलिटी ड्यूरेशन, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लिवेबल कंडीशंस जो है वो 45 ईयर्स तक ही रहती है, हर चीज को रिन्यू करना पड़ता है, ठीक है। और अगर जीवन अक्षय की बात करें तो 45 ईयर्स यहाँ पे भी ले सकते हो अगर एज 85 ईयर्स तक आप लीव करते हो, ठीक है। तो फिर उसके बाद भी आप एक एसेट छोड़ के जा रहे हो अपनी नॉमिनी के लिए या फैमिली के लिए, आगे की जनरेशन के लिए, ठीक है। उसके बाद आता है गवर्नमेंट गारंटी, तो प्रॉपर्टी में गवर्नमेंट की कोई गारंटी नहीं रहती, ठीक है। अगर कहीं से कोई मैप बना और मकान तोड़ना पड़ा तो, लेकिन यहाँ पे जीवन अक्षय प्लान में आपके एक एक रुपए की गारंटी गवर्नमेंट लेती है ड्यू टू सेक्शन 37। तो अगर आप आईआरआर काउंट करें 40 ईयर्स के लिए तो आपकी प्रॉपर्टी का जो रेंट है मैक्सिमम 5.39% देगा, और जीवन अक्षय प्लान जो है वो 6.35% मिनिमम आपको देगा ही देगा। सो लिव लाइफ विद सेल्फ रिस्पेक्ट, टेक नो टेंशन, ठीक है। और टेक पीसफुल पेंशन, अगर प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो आप टेंशन ले रहे हैं, एंड अगर जीवन अक्षय ले रहे हैं तो आप पीसफुल पेंशन ले रहे हैं, शांति से अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं। तो मेरी ओर से इस प्लान में यही था। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, आपने अंत तक देखा, तो थैंक यू सो मच। पसंद आया तो इसे लाइक करें, और अगर कोई कंप्लेन है, कोई अप्रूवमेंट आपको चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। ज़्यादा पसंद आया तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और अवेयर करें। और अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ठीक है। और अगर आप ऐसे वीडियोस और चाहते हैं तो आप मुझे फेसबुक पे भी, मेरा फेसबुक पेज है भावना प्रीतवानी पेज के नाम से, आप उसे फॉलो कर सकते हैं। उस पे भी आपको ट्रेनिंग के वीडियोस मिल जाएंगे। यूट्यूब पे आप मेरी ये चैनल मी एंड LIC भावना प्रीतवानी के नाम से फॉलो कर सकते हैं। आप इंस्टाग्राम पे भी प्रीतवानी भावना के नाम से मेरे अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आई होप ये जो सेशन है आपको, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा हुआ होगा, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टाइम एक और नए ट्रेनिंग सेशन के साथ। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।